कल मैंने आप लोगों को ये सारा इंट्रोडक्शन बता दिया था। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर है ना? तो ये टॉपिक मेरे को एक्सप्लेन करना था ना कि आर्किटेक्चर ऑफ पीवीएम ये काम कैसे करता है। तो ये चीज आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि जब हम पाइथन में कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं और जब हम उसको रन करते हैं तो हमारा आउटपुट आ जाता है। तो बैक में वो सिस्टम में कैसे कैसे हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, कहाँ कहाँ पे कंपाइलर काम करता है, कहाँ पे इंटरप्रेटर काम करता है, तो वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझनी है। तो बताऊं, तो इसको ध्यान से समझना। तो ये आर्किटेक्चर आपसे पूछा जाएगा। तो पीवीएम का फुल फॉर्म मैंने कल बताया था आप लोगों को कि पाइथन वर्चुअल मशीन। जितने भी आप अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लर्न करोगे ना, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कोड को रन करने के लिए हमें एक रन टाइम इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। और उसी रन टाइम इन्वायरमेंट को क्या बोलते हैं? वर्चुअल मशीन। जैसे पाइथन के कोड को कंपाइल करने के लिए हमारा पीवीएम होता है, वैसे ही जावा के कोड को कंपाइल करने के लिए, रन करने के लिए जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन। वैसे ही डॉट नेट के कोड को रन करने के लिए, कंपाइल करने के लिए जो हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है उसको हम बोलते हैं CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। आ रही बात हमने? यानी कि पाइथन के कोड को कंपाइल करने के लिए हमारा क्या होता है? पीवीएम होता है। जावा के कोड को रन करने के लिए, कंपाइल करने के लिए हमारा जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन। और डॉट नेट के कोड को कंपाइल करने के लिए CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को हमें कंपाइल करने के लिए, रन करने के लिए हमें एक रन टाइम इन्वायरमेंट की जरूरत होती है, जिसको हम वर्चुअल मशीन बोलते हैं। और यही वर्चुअल मशीन हमारे पाइथन के कोड को कंपाइल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इतना समझ में है? अब हमें देखना है कि पूरा ये आर्किटेक्चर काम कैसे करता है। हम तो जैसे ही पाइथन में कोई भी प्रोग्राम जब बनाएंगे और जैसे ही मैं रन करूंगा, मिली सेकेंड के अंदर आपका आउटपुट आ जाएगा। आ रही बात हमें? लेकिन हमें इसके अंदर का प्रॉपर वर्किंग समझना है कि कैसे कैसे हमारे पाइथन के कोड को वो कंपाइल करता है और कैसे कैसे हमारा आउटपुट आता है। आई बात हमें? तो देखें। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? नोट पैड ओपन किया। हर सिस्टम में नोट पैड होता है। सिंपल सा मैंने नोट पैड ओपन किया और नोट पैड में मैंने पाइथन का कुछ छोटा सा प्रोग्राम लिखा, 4-5 लाइन का, ठीक है। कोई भी पाइथन का हमने प्रोग्राम लिखा, ठीक है। और इस फाइल को मैंने सेव कर दिया कोई भी नाम से। मान लो मैंने इसको सेव कर दिया test.py नाम से। और पाइथन में जब भी आप प्रोग्राम बनाओगे एक्सटेंशन वो क्या लेगा? py। क्या लेगा? py। इतना समझ में आया सबको? एक्सटेंशन क्या लेगा?
डॉट। तो मान लो मैंने क्या किया, नोटपैड ओपन किया, और नोटपैड ओपन करने के बाद मैंने पाइथन का एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा 5-6 लाइन का, और उसको मैंने सेव कर दिया किस नाम से, test.py नाम से। कोई भी नाम से सेव कर दिया, एक्सटेंशन क्या लेगा, .py। एक्सटेंशन से ही पता लगता है कि ये किस प्रोग्रामिंग का कोड है। जैसे सी में अगर आप प्रोग्राम बनाओगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .c। C++ में अगर कोई प्रोग्राम बनाओगे तो एक्सटेंशन क्या होगा, .cpp। जावा में कोई प्रोग्राम बनाओगे तो एक्सटेंशन क्या होगा, .java, है ना। तो एक्सटेंशन से ही पता चल जाता है कि वो जो कोड आपने लिखा है वो कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है। इतना समझ में है? तो आपको ये चीज याद रखना है कि पाइथन में जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाओगे तो उस प्रोग्राम को जब आप सेव करोगे तो एक्सटेंशन क्या होगा, .py। तो कहीं पे भी अगर एक्सटेंशन आपको .py मिल गया तो तुरंत आपको समझ जाना है कि वो पाइथन का कोड है। क्लियर। अब जो मैंने ये कोड लिखा है, इस कोड को बोला जाता है सोर्स कोड। क्या बोलोगे, सोर्स कोड। इस कोड को हम क्या बोलेंगे, सोर्स कोड। कितना समझ में है। और इस सोर्स कोड को केवल यूजर तो रीड कर सकता है, सिस्टम तो रीड करेगा नहीं। क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा कि सिस्टम केवल एक ही लैंग्वेज जानता है, मशीन लैंग्वेज, जो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। ठीक है। तो हमने जो कोड लिखा होगा वो हाई लेवल फॉर्म में लिखा होगा, और उस सोर्स कोड को सिस्टम तो समझेगा नहीं, है ना, क्योंकि सिस्टम केवल एक ही लैंग्वेज जानता है, मशीन लैंग्वेज, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो तुरंत ये सोर्स कोड पाइथन के सॉफ्टवेयर के अंदर जाएगा। और जब ये पाइथन के सॉफ्टवेयर के अंदर जब जाएगा तो उस पाइथन के सॉफ्टवेयर के अंदर आपका कंपाइलर होता है। आई बात समझ में। उसके अंदर क्या होता है, कंपाइलर। और कंपाइलर के बारे में मैंने कल बताया था आपको। कंपाइलर का काम क्या होता है, नहीं, वो इंटरप्रेटर होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में मैंने डिफरेंस बताया था कि कंपाइलर होल प्रोग्राम को वन टाइम एग्जीक्यूट करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर काम दोनों का सेम होता है। ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे अब कंपाइलर क्या करेगा ना, ध्यान से समझना। यहाँ पे जो कंपाइलर है ये पूरे होल सोर्स कोड को कंपाइल करेगा, और कंपाइल करने के बाद एक नई फाइल बनाता है, और इस फाइल में जो कोड लिखेगा वो उस कोड को बोलेंगे बाइट कोड। क्या बोलेंगे, बाइट कोड। और इस बाइट कोड को यूजर रीड नहीं कर सकता। बाइट कोड को केवल सिस्टम ही रीड कर सकता है, हम रीड नहीं कर सकते। अब होगा क्या कि जैसे ही ये कंपाइलर ने, है ना, कंपाइलर क्या करेगा, इस पूरे होल सोर्स कोड को कंपाइल करेगा, और कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। और बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद एक नई फाइल बनाता है, और उस फाइल का जो नाम रखेगा, नाम तो वही रखेगा टेस्ट, लेकिन जो एक्सटेंशन जो रखेगा .pyc। क्या रखेगा, .pyc। और pyc का मतलब फुल फॉर्म पाइथन कंपाइल कोड। पाइथन कंपाइल कोड मतलब ये सोर्स कोड आपका कंपाइल हो चुका। अब ये जो नई फाइल जो बनती है ये आपका रैम पे बनेगा। सिस्टम में रैम होता है ना, वहां पे रैम पे बनता है, हार्ड डिस्क पे सेव नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इस फाइल की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे ही मैंने इस सोर्स कोड को कंपाइल किया, रन किया, तो तुरंत आपका जो ये फाइल है कहाँ पे बनेगा, रैम पे, है ना। और ये फाइल रैम पे तब तक स्टोर रहता है जब तक कि आपका प्रोग्राम रन कर रहा है। जैसे ही आप प्रोग्राम को बंद करोगे ये फाइल रैम से अपने आप क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा कि रैम में जो भी डेटा होता है वो टेम्पोररी होता है, वोलेटाइल होता है।
है ना, तब तक स्टोर रहेगा जब तक कि आपका प्रोग्राम रन कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? तो यानी कि सबसे पहले सोर्स कोड कंपाइलर ने कंपाइल किया और कंपाइल करके उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आपका क्या होता है कि यही बाइट कोड वाली फाइल अब जो है, यही बाइट कोड वाली फाइल अब पाइथन के सॉफ्टवेयर के अंदर आपका पीवीएम होता है। क्या होता है? पीवीएम, जो जिसको हम रन टाइम इन्वायरमेंट बोलते हैं या वर्चुअल मशीन बोलते हैं। अब आपका पीवीएम के पास यही बाइट कोड वाली फाइल जाती है, कभी भी सोर्स कोड वाली फाइल नहीं जाती पीवीएम के पास। आ रही बात समझ में सबको? तो अब पीवीएम के अंदर आपका इंटरप्रेटर होता है, और इंटरप्रेटर के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन कोड को कंपाइल करता है। तो अब इंटरप्रेटर क्या करेगा? इसी बाइट कोड को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करके, और लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करके उसको वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। किसमें करेगा? मशीन कोड। क्योंकि जब तक वो मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा सिस्टम समझेगा, क्योंकि सिस्टम केवल एक ही लैंग्वेज जानता है। कौन सा? मशीन, जो बाइनरी फॉर्म में होता है। तो यानी कि जो इंटरप्रेटर है इसी बाइट कोड को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करके उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब जब उसने मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया तब सिस्टम समझ जाएगा कि हमें कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, और समझने के बाद फिर आपका जो आउटपुट है वो शो हो जाता है। तो प्रॉपर आप लोग को वर्किंग समझ में आया कैसे काम कर रहा है? हाँ, ईवीएम का आर्किटेक्चर क्लियर हुआ कि कहाँ पे आपका कंपाइलर काम कर रहा है और कहाँ पे इंटरप्रेटर काम कर रहा है। तो कंपाइलर क्या करेगा? आपके पूरे होल सोर्स कोड को कंपाइल करके पहले बाइट कोड बनाता है, और फिर इसी बाइट कोड को इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तब जाके आपका जो आउटपुट है वो आता है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? तो यही चीज मैंने कल लिखवाया था। अब इंटरप्रेटर के पास ये राइट नहीं होता कि वो डायरेक्ट सोर्स कोड को रीड कर पाए, तो इसलिए बीच में ये कॉन्सेप्ट बनाया गया कि पहले कंपाइलर क्या करे? उस सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करे, और जब तक सोर्स कोड आपका बाइट कोड में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक इंटरप्रेटर रीड नहीं करेगा, और जब तक इंटरप्रेटर रीड नहीं करेगा तब तक आपका मशीन कोड बनेगा नहीं। तो अब आप लोग को वर्किंग समझ में आया कि कैसे कैसे काम कर रहा है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अब अगेन देखो, अब आप पीपीटी देखो तो अब समझ में आ जाएगा। वही चीज लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले सोर्स कोड को कंपाइलर ने कंपाइल किया, बाइट कोड में कन्वर्ट किया, पीवाईसी फाइल बनती है, और ये फाइल रैम पे बनती है, तब तक स्टोर रहती है जब तक कि आपका प्रोग्राम रन कर रहा है। और जैसे ही आपने प्रोग्राम बंद किया ये फाइल क्या होगी? अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्योंकि अगर इस फाइल को अगर हम हार्ड डिस्क में सेव करके अगर रख भी लें तो बाइट कोड को यूजर तो रीड कर नहीं सकता। आई बात है हमें? तो फालतू में हार्ड डिस्क में आपका स्पेस ऑक्युपाई करेगा, और इस फाइल की हमें कोई जरूरत तो है नहीं, ये तो बस ओनली सिस्टम के लिए होता है। आई बात है हमें? तो एक बार ये वाला इमेज देखो और समझ में आ जाएगा। ये इमेज देखो, वही प्रोसीजर जो मैंने अभी बताया वही सारे चीज लिखा हुआ है। तो अब आप लोगों को आर्किटेक्चर आप पीवीएम समझ में आ गया कि पीवीएम का आर्किटेक्चर कैसे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले सोर्स कोड को कंपाइलर जो है कंपाइल करता है, और कंपाइल करके बाइट कोड बनाता है,
और बाइट कोड को ही इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रीड करके और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। और जब तक आपका मशीन कोड में आपका कोड कन्वर्ट नहीं होगा तब तक सिस्टम समझेगा नहीं, क्योंकि सिस्टम केवल एक ही लैंग्वेज जानता है, मशीन कोड। वो सिस्टम हमारे लैंग्वेज को नहीं समझता, सिस्टम ABCD 1 2 नहीं समझता, है ना। सिस्टम केवल एक ही लैंग्वेज जानता है जो कि होता है मशीन। ठीक है, जो आपका बाइनरी फॉर्म है। तो अब आप लोगों को पीवीएम का आर्किटेक्चर अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे कैसे काम करता है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। पीछे सबको समझ में आ गया? तो ये सब इमेज मैं गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वर्किंग क्लियर हो गया ना? तो ऐसे आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि पीवीएम का आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है। तो रियल में देखें तो पाइथन में मैंने कल बताया था कि वो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज होता है, लेकिन रियल में अगर देखें तो इसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज होता है। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बाइट कोड और मशीन कोड में डिफरेंस क्या है ना। अभी मैंने बताया कि बाइट कोड हो या मशीन कोड हो, दोनों को यूजर रीड नहीं कर सकता। बाइट कोड को भी सिस्टम ही रीड कर सकता है और मशीन कोड को भी सिस्टम ही रीड कर सकता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ना। तो आपको ये बताना है कि जो बाइट कोड होता है वो सोर्स कोड और मशीन कोड के बीच का इंटरमीडिएट कोड होता है। अब दोनों में अगर डिफरेंस अगर आपसे पूछ लिया तो एक डिफरेंस ये मैंने लिखा हुआ है, इसको लिखना नहीं है, मैं शेयर कर दूंगा, बस पढ़ लो। तो अगर आपसे कहीं पे भी पूछ लिया कि बाइट कोड और मशीन कोड में क्या क्या मेजर मेजर डिफरेंस होता है, एक बार इसको पढ़ लो। ध्यान से इसको पढ़ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बाइट कोड में और मशीन कोड में क्या डिफरेंस है। वही चीजें लिखी हुई हैं। अभी मैंने बताया कि बाइट कोड को यूजर रीड नहीं कर सकता, तो बाइट कोड हो या मशीन कोड हो, दोनों को सिस्टम ही रीड कर सकता है, यूजर रीड नहीं कर सकता, यूजर रीडेबल नहीं होता। तो मेन मेन डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया। तो अगर कहीं पे अगर आपसे पूछ लिया बाइट कोड और मशीन कोड में डिफरेंस, तो आप ऐसे बता सकते हैं। तो पाइथन के इंट्रोडक्शन में कोई किसी को डाउट तो नहीं है अभी तक जितना मैंने बताया? किसी को कोई कंफ्यूजन हो अभी तक तो पूछ लेना। स्टार्टिंग में जितने भी मैंने इंट्रोडक्शन बताया उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? पीछे सबको आ गया समझ में? अब आप लोग को पाइथन का बेसिक थोड़ा आइडिया लग गया कि पाइथन किस टाइप का लैंग्वेज होता है, पाइथन में किस किस टाइप का आपको लाइब्रेरी यूज करना है और कौन कौन सी लाइब्रेरी से आप क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं। कुछ अगर आपको डाउट्स होता है, कुछ क्वेरी होती है तो आप कर सकते हैं। तो पाइथन के इंट्रोडक्शन में कोई डाउट किसी को? चलो अब आगे देखते हैं। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जब भी आप पाइथन का लोगो देखोगे तो आपको लोगो कैसा मिलता है? स्नैक मिलता है। यहीं पे अगर मैं गूगल में पाइथन का लोगो अगर देखूं तो आपको जो लोगो मिलेगा वो स्नैक टाइप का मिलेगा ना। ये देखो, जब पाइथन का लोगो का आप देखोगे सर्च करोगे
तो दो आपको स्नैक मिलता है, देख रहा है। अब इसका लोगो उसने स्नैक क्यों बनाया ना। तो रियल में अगर देखें तो मैंने बताया था कि पाइथन का जो नाम है वो स्नैक के नाम पे नहीं पड़ा है, लेकिन पाइथन का अगर रियल में इंग्लिश में अगर मीनिंग अगर देखो तो पाइथन का मतलब ही क्या होता है, स्नैक होता है ना। तो इसका लोगो उन्होंने पाइथन का स्नैक क्यों बनाया, पहले इसका लोगो ये स्नैक नहीं था, ठीक है, क्योंकि स्नैक के नाम पे तो पाइथन पड़ा नहीं है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि पाइथन जो लैंग्वेज का नाम पड़ा है वो टीवी कॉमेडी शो मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस के नाम पे पड़ा है ना। तो उसका स्नैक से कोई लेना देना है नहीं, है ना। तो अगर आप यहाँ पे पाइथन लोगों की अगर हिस्ट्री देखो, पाइथन लोगो हिस्ट्री अगर आप डालोगे ना आप, इसमें विकीपीडिया में चले जाना आप, हिस्ट्री ऑफ पाइथन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लोगो दिख जाएगा, दिखा आपको। पहले पाइथन का जो लोगो था वो ये था, ओल्ड पाइथन लोगो दिखा है? पहले पाइथन लिखा हुआ आता था, आई बात समझ में। यानी कि 1990 से लेके 2006 तक पाइथन का लोगो ये था। बाद में इन्होंने चेंज करके केवल फन के लिए, है ना, पाइथन का मीनिंग स्नैक होता है, तो केवल फन के लिए इन्होंने इसका लोगो चेंज करके ये स्नैक कर दिया। तो स्नैक रखने का कोई रीजन नहीं है ना, बस केवल फन के लिए, क्योंकि पाइथन का मीनिंग क्या होता है, स्नैक होता है। तो ये मत समझना कि जो लोगो स्नैक है तो स्नैक के नाम पे पड़ा है, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है कि तो पाइथन जो नाम पड़ा था, बीबीसी टीवी शो पे आता था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, और इसी टीवी शो के नाम पे इन्होंने इसका नाम क्या रखा, पाइथन, ठीक है। तो ये डेवलपर है जूडो वॉन रोसन, बताया था मैंने, इन्होंने ही इसको डेवलप किया, ठीक है। और सबसे पहला वर्जन कब आया था, 1994, है ना। सारी बात है। तो इतना समझ में आ गया सबको। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है ना वो कितने टाइप का आता है, ठीक है। तो जैसे अलग अलग आपने एंड्रॉयड का अलग अलग वर्जन सुना होगा, अलग अलग एंड्रॉयड के वर्जन आते हैं ना, तो वैसे ही पाइथन के भी सॉफ्टवेयर अलग अलग टाइप के आते हैं। तो अब आपसे कहीं पूछ लिया गया इंटरव्यू में कि पाइथन के कौन कौन से फ्लेवर आते हैं, तो आपको ये बताना है। ये एक इमेज है, पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है इतने फ्लेवर में आपको मिलेगा। एक आपको मिलेगा सी पाइथन, मेन जो हमें काम करना सीखना है वो सी पाइथन पे। एक जाइथन के नाम से आता है सॉफ्टवेयर, लेकिन जाइथन पे काम करने के लिए कंडीशन ये है कि आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। जाइथन जो बना है ना वो जावा और पाइथन दोनों को कंबाइन करके बना दिया गया। मतलब जो ऑलरेडी बंदे जावा पे काम कर रहे हैं 8-10 साल से, और वो पाइथन पे स्विच करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि मैं पाइथन में जावा की सारी लाइब्रेरी यूज कर लूँ, मर्ज करके कोडिंग कर लूँ, एक प्रोजेक्ट बना लूँ जावा और पाइथन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो उसके लिए वो क्या यूज करेंगे, जाइथन। तो अगर आपसे ये सब पूछ लिया तो आपको क्या बताना है, जाइथन का मतलब क्या, जावा प्लस पाइथन। तो जावा और पाइथन दोनों को मर्ज करके सॉफ्टवेयर का नाम क्या रख दिया, जाइथन। और जाइथन में आपको जेवीएम मिलेगा। इसमें सी पाइथन में मैंने अभी बताया क्या मिलेगा, पीवीएम, और इसमें क्या मिलेगा, जेवीएम। तो जावा इन्वायरमेंट में वो काम करेगा। अब कोई बंदा को रूबी आता है, रूबी ऑन रेल्स एक सॉफ्ट लैंग्वेज है, सुना होगा ना। अगर वो पाइथन पे काम करना चाहता है तो रूबी प्लस पाइथन दोनों लैंग्वेज को कंबाइन करके सॉफ्टवेयर क्या बना दिया गया, रूबी पाइथन। एक आयरन पाइथन के नाम से मिलेगा। जो डॉट नेट डेवलपर्स हैं वो चाहते हैं कि मैं पाइथन में काम कर लूँ,
डॉट नेट की सारी लाइब्रेरी में पाइथन में इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, तो उसके लिए उन्हें क्या यूज करना होगा, आयरन पाइथन। तो बस आप लोग को ये नाम याद रखना है। तो अगर कहीं पे इंटरव्यू में पूछ लिया कि जाइथन क्या होता है, आयरन पाइथन क्या होता है, सी पाइथन क्या होता है, तो आपको बताना है। सी पाइथन जो बना है वो सी प्लस पाइथन को कंबाइन। तो मेन हमें जो सीखना है, इस पे काम करना सीखना है, सी पाइथन में। और सी पाइथन में आपको क्या मिलेगा, पीवीएम। अभी जो मैंने आर्किटेक्चर बताया था पीवीएम का, वो आपका सी पाइथन का। क्लियर। इतने आपको अलग अलग फ्लेवर्स मिलेंगे, सी पाइथन, जाइथन, रूबी पाइथन, आयरन पाइथन, माइक्रो पाइथन, पाई पाई। तो पाई पाई में जो कंपाइलर है, इसमें कंपाइलर चेंज कर दिया गया है, इसमें जेआईटी कंपाइलर मिलेगा, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ठीक है। तो ये सारे फ्लेवर्स आप लोगों को क्लियर है। तो अगर आपसे पूछ लिया गया कि पाइथन में कितने अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर आते हैं, तो ये नाम आप बता सकते हो। ठीक है। सी पाइथन, जाइथन, रूबी पाइथन, आयरन पाइथन, माइक्रो पाइथन, पाइथन। क्लियर। और इस पे काम करने के लिए हमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। इस पे काम करने के लिए आपको जावा और पाइथन दोनों आनी चाहिए। इस पे काम करने के लिए आपको रूबी और पाइथन दोनों आनी चाहिए। इस पे काम करने के लिए डॉट नेट और पाइथन दोनों आना चाहिए, है ना। तो सब पे अलग अलग आपके एडवांटेज। तो अब आप लोगों को इंट्रोडक्शन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम पाइथन में कोडिंग करेंगे, तो उसके लिए अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर आते हैं। 5 तरह का सॉफ्टवेयर मैंने लिखवाया था। आइडल, जुपिटर नोटबुक, स्पाइडर, पाईचार्म और गूगल कोलैब, है ना। तो मैंने बताया था कि जो आइडल होता है वो आपका ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है, और बाकी सब जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो थर्ड पार्टी कंपोनेंट। सबसे पहले हमें आइडल पे काम करना सीखना है। तो अब आप हेडिंग डालो। हाउ टू इंस्टॉल पाइथन आइडल सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हमें आइडल का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले तो डाउनलोड करना होगा। तो इसके लिए आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम लिख लेना, python.org। तो ये पाइथन का आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट से जाके आपको लेटेस्ट पाइथन का आइडल का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। क्लियर। और लेटेस्ट मैंने बताया था कौन सा वर्जन चल रहा है, 3.12 बताया था। तो अब आपको क्या करना है, अनिल आवाज आ रही है आपको। यस सर। अनिल आवाज आ रही है। यस सर। हेलो। यस सर। लैपटॉप से कनेक्ट हो आप। यस सर। एक बार स्क्रीन शेयर करना अपना। यहाँ पे आपको लिखना है python.org। और यहीं पे जैसे ही आप python.org जब आप करोगे ना, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का एक लिंक दिख रहा है। इस पे बस होवर करना है, क्लिक नहीं करना, ठीक है। और जैसे ही होवर करोगे, तो यहाँ पे आपको 3.12 दिख गया, इसको आपको डाउनलोड कर लेना। ठीक है। बात समझ में आई। तो जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, आपका सॉफ्टवेयर ये डाउनलोड हो जाएगा। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, 25 MB का है ना। तो डाउनलोड समझ में आ गया कैसे करना है। अब इसको इंस्टॉल करते समय आपको एक सेटिंग करनी होगी। अनिल आवाज आ रहा है। अनिल।
अब जब आप डाउनलोड कर लोगे ना, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको एक सेटिंग इसमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर, सुनाई दे रही है मुझे। अपना स्क्रीन शेयर करो एक बार। ओके। शेयर स्क्रीन पे क्लिक करो। ठीक है। अब आप अपना वो गूगल पे जाके python.org वेबसाइट ओपन करो। यहाँ ऊपर टाइप करो python.org। टाइप करो python.org। नेट कनेक्ट नहीं है क्या? हाँ, डाउनलोड वाले पे जाओ। डाउनलोड वाले पे होवर करो, तो डाउनलोड लिखा है अबाउट के बगल में। हाँ, इसको डाउनलोड कर लो। इसमें नहीं जाना आपको, ओनली डाउनलोड पे होवर करो। ऊपर डाउनलोड वाले पे होवर करना है, क्लिक नहीं करना। हाँ, और यहाँ पे जाओ, इसको क्लिक करो। हाँ, अब डाउनलोड हो रहा है। शो ऑन डाउनलोड पे क्लिक करो। शो ऑल डाउनलोड लिखा है ना, उस पर क्लिक करो नीचे। अब इसमें एक सेटिंग करनी होगी, देख लो कैसे करना है आप लोगों को ना। अब इस पे शो इन फोल्डर में जाओ। हाँ, 1 मिनट, क्लिक मत करना, इंस्टॉल मत करना। अरे, कैंसिल करो। इसको कैंसिल करो फिर से। फिर से सेटअप चलाओ। अब 1 मिनट रुक जाओ। अब आपको ना यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा, ऐड पाइथन पाथ, उसको चेक करना मैंडेटरी है ना। नहीं तो अभी जो मैं आज बताऊंगा वो काम नहीं करेगा। और चेक करके फिर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। क्लियर हो गया सबको? तो ये वाली सेटिंग करना मस्ट है, तभी आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट होगा, है ना। उसको सेट करने का एडवांटेज ये होगा कि अब पाइथन का प्रोग्राम आप कहीं पे भी बनाओ, कहीं से भी रन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर वो पाथ अगर सेट नहीं करते, तो जहां पे आपका ये पाइथन इंस्टॉल हो रहा है, वहीं पे आपको प्रोग्राम बनाना पड़ता है। तो अब मुश्किल से 1-2 मिनट लेगा और आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन सबको समझ में आ गया कैसे करना है? अरे, बंद क्यों कर दिए? वो वाला विंडो दिखाओ जहाँ पे इंस्टॉलेशन चल रहा है। हेलो। अनिल, आवाज आ रही है? हो गया सर, इंस्टॉल हो गया। वो वाला विंडो तो दिखाओ जहाँ पे इंस्टॉलेशन चल रहा है। रनिंग रन कर रहा था ना। चलो, स्क्रीन ऑफ कर दो। इंस्टॉलेशन सबको समझ में आ गया? उसके बाद आपका मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। तो सब लोग कर लोगे ना? तो आज आप लोग को ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है प्रॉपर, है ना। अब उस पर काम कैसे करते हैं, अब वही हमें देखना है। तो आप लोग को सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है,
सबको क्लियर हो गया? चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, हाउ टू वर्क विथ बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले आपको आइडल का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद जो भी मैं अब बताने जा रहा हूँ वो सारा कुछ आइडल पे ही आपको करना है ना। अब पाइथन में जब आप बेसिक प्रोग्रामिंग करोगे तो उसमें आपको तीन अलग अलग डिफरेंट वेज मिलेंगे, मतलब तीन अलग अलग डिफरेंट वेज हैं, तीन अलग अलग तरह से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ठीक है, गेट बंद कर दो। फर्स्ट होता है आपका, इसको हम बोलते हैं इंटरएक्टिव मोड। तीन अलग अलग मोड में आप पाइथन में कोडिंग कर सकते हो, और तीनों का अपना अलग अलग एडवांटेज है। तो ये नोट डाउन कर लो आप लोग। तो पाइथन में हम तीन अलग अलग मोड में काम करना सीखेंगे। एक इंटरेक्टिव मोड होता है, एक स्क्रिप्ट मोड होता है, और एक आइडल मोड होता है। तो वन बाय वन इन्हीं पे हमें काम करना है। तो फर्स्ट हेडिंग डालो, हाउ टू वर्क विथ इंटरेक्टिव मोड। तो सबसे पहले हमें इंटरेक्टिव मोड में काम करना सीखना है, देन उसके बाद हम स्क्रिप्ट मोड में काम करेंगे, और देन आइडल पे करेंगे। और तीनों मोड में काम करने के लिए आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होना चाहिए, जो अभी मैंने बताया। ठीक है, तो इंटरेक्टिव मोड में काम कैसे करना है, अब मैंने आप लोग को कल तीन तरह का डेटा टाइप बताया था, याद है? एक इंटीजर बताया था, एक फ्लोट बताया था, और एक स्ट्रिंग बताया था। इंटीजर का मतलब होल नंबर होता है, फ्लोट का मतलब डेसिमल नंबर, और स्ट्रिंग का मतलब कैरेक्टर, बताया था। चलो अब इंटरेक्टिव मोड में काम करने के लिए नोट कर लेना, आपको रन में सीएमडी जाना है। यहाँ पे रन में जाके सीएमडी टाइप करना है, लिख लो। रन में जाके आपको सीएमडी टाइप करना है, और सीएमडी का मतलब क्या होता है? कमांड प्रॉम्प्ट। तो रन में जाके जैसे ही आप सीएमडी टाइप करके इंटर करोगे, आपका कमांड प्रॉम्प्ट ऐसा ओपन हो जाएगा। तो आप में ब्लैक स्क्रीन आएगा, मैंने कलर चेंज किया हुआ है। तो कमांड प्रॉम्प्ट हमेशा ब्लैक आता है ना। तो अगर आप भी उसका कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके कलर वलर चेंज कर सकते हो। आगे बात है में, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट हमेशा सीएमडी ब्लैक कलर में आता है। ठीक है, तो मैंने चेंज जान के किया हुआ है ताकि आप लोग को ये दिख जाए ना। अब जैसे ही आप सीएमडी ओपन करोगे तो ये आएगा आपका। अब इसके आगे आपको बस पाइथन लिख के इंटर कर देना है, पाइथन टाइप करके इंटर कर दोगे। तो जैसे ही आप पाइथन टाइप करके इंटर करोगे, आपका पाइथन का कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, अगर आपने सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया होगा तो। और अभी जो मैंने सेटिंग बताई थी ना, पाथ, अगर वो पाथ अगर सेट नहीं करोगे तो फिर ये काम नहीं करेगा, यहाँ पे एरर शो कर देगा। इतना समझ में आ गया सबको? तो जैसे ही आप पाइथन लिख के इंटर करोगे, इस तरह का आपका पाइथन का कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, और यहाँ पे आपका दिखाएगा कि आपके सिस्टम में पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। तो आप में 3.12 आएगा, मेरे में 3.11.4 है। तो इसमें ज्यादा आपको डिफरेंस मिलेगा नहीं। इतना समझ में आया? अब लिख लेना, इसी को पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तीन बार जो ग्रेटर देन का साइन आया है ना, इसको क्या बोलते हैं? पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट।
और इसी को इंटरेक्टिव मोड बोलते हैं। इतना समझ में आ गया सबको? तो बस आपको रन में जाके CMD ओपन करना है और पाइथन टाइप करके इंटर कर दोगे तो आपका ये पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? तो ये सब आज प्रैक्टिस करके आना है आप लोगों को ना। जो भी डाउट्स होगा कल पूछ लेना आप लोग, है ना। सिस्टम लेके आना और कुछ डाउट्स होगा तो पूछ लेना, किसी का अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो तो, है ना। अब आपको क्या करना है, यहीं पे आपको कोड लिखना है, ठीक है। अब इंटरेक्टिव मोड में जब भी आप कोड लिखोगे तो इसमें एक लाइन से ज्यादा आप कोड नहीं लिख सकते। अगर आपको एक लाइन से ज्यादा अगर कोड लिखना है तो उसके लिए आपको स्क्रिप्ट या आइडल यूज करना होगा, है ना। इसमें बस आप एक ही लाइन का कोड लिख सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैं आपको बोल दिया कि पाइथन में एक छोटा सा मैसेज डिस्प्ले का प्रोग्राम बनाना है, कोई एक मैसेज डिस्प्ले करना है। तो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो। तो मान लो मैंने डेटा नाम का एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर मैंने एक मैसेज स्टोर कर लिया, जो मैसेज हमें डिस्प्ले करना है। अब मैसेज होगा तो वो स्ट्रिंग होगा, और स्ट्रिंग के लिए मैंने बताया था सिंगल या डबल कोट लगाना। तो मैंने डबल कोट के अंदर एक मैसेज दे दिया, वेलकम टू ड्यूकैट। तो मैंने एक सिंपल सा एक छोटा सा वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल में हमने एक मैसेज क्या किया, स्टोर कर लिया। अब इस वेरिएबल का अगर मैं टाइप पता करूंगा तो क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। इतना समझ में आया? अब अभी हम दो फंक्शन यूज करेंगे, इन दोनों फंक्शंस के बारे में नोट कर लो। पाइथन में आपको एक प्रिंट नाम का फंक्शन मिलेगा, इस फंक्शन के बारे में नोट कर लो। इट इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन इन पाइथन। इट इज यूज्ड फॉर टू डिस्प्ले any message or any variable values। अब आपको ये चीज याद रखना है कि पाइथन में एक प्रिंट नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो किसी भी मैसेज को या वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। सी में प्रिंटफ होता था, यहाँ पे आपका प्रिंट होता है। C++ में सी आउट होता था। तो सब में आपको अलग अलग फंक्शन मिलेंगे, और फंक्शन जब भी आप लिखोगे स्मॉल लेटर में, गलती से प्रिंट को अगर आपने कैपिटल में लिख दिया तो वो काम नहीं करेगा। पाइथन आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जो चीजें स्मॉल है उसको स्मॉल लिखना है, जो चीजें कैपिटल है उसको कैपिटल लिखना है। तो गलती से जितने भी आपको फंक्शन मिलेंगे पाइथन में सारा स्मॉल लेटर में लिखना है। तो गलती से अगर आपने कैपिटल में लिख दिया तो वो फंक्शन काम नहीं करेगा। अब इसमें एक टाइप नाम का फंक्शन मिलेगा। तो ये प्रिंट और टाइप जो फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन हम बार बार यूज करेंगे। तो दोनों फंक्शन के बारे में सबको क्लियर हो गया कि टाइप फंक्शन वेरिएबल का टाइप बताएगा कि वेरिएबल आपका इंटीजर है कि फ्लोट है कि स्ट्रिंग है, और प्रिंट डिस्प्ले करेगा। तो यही सब फंक्शंस आपको याद रखना है कि कौन सा फंक्शन क्या करेगा। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हम बार बार यूज करेंगे। तो प्रिंट और टाइप फंक्शन के बारे में नोट कर लिया सबने।
अब इन दोनों फंक्शन को कैसे यूज करेंगे देखिए। अब जो मैंने ये मैसेज लिखा था, इस मैसेज को मेरे को क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं इस वेरिएबल को क्या करूंगा, पास कर दूंगा। अब जैसे मैं इंटर करूंगा आपका आउटपुट आ जाएगा, वेलकम टू ड्यूकेट, लिख लो। तो ये सिंपल सा मैंने एक मैसेज डिस्प्ले का हमने प्रोग्राम बना दिया। समझ में आई बात सबको? दोनों लाइन नोट कर लो, दोनों लाइन। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस करना है। कोई कंफ्यूजन? अब जैसे ही मैं इंटर करूंगा आपका वेलकम टू ड्यूकेट जो मैसेज है वो शो हो जाएगा। तो पाइथन में एक सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले का प्रोग्राम कैसे बनता है, क्लियर हुआ सबको? यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लेना। हो गया यहाँ तक? तो ये देखो आउटपुट आ गया। अब अगर मैं इस वेरिएबल का टाइप पता करूं, अब मैंने टाइप फंक्शन यूज किया और इसके अंदर डेटा वेरिएबल को क्या किया, पास कर दिया। तो अब ये क्या बताएगा, स्ट्रिंग बता रहा है। तो पाइथन में जितने भी डेटा टाइप आपको मिलेंगे सबकी अलग अलग क्लास बना रखी है। तो बता रहा है कि ये जो डेटा टाइप है ना वो स्ट्रिंग टाइप का है। आई बात समझ में? तो नोट कर लो। तो इस तरह से टाइप फंक्शन का यूज करके हम किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप पता कर सकते हैं कि वो इंटीजर है, फ्लोट है या स्ट्रिंग है। तो यही सब सिंटेक्स थोड़ा थोड़ा आप लोग को याद रखना है। तो दो चार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो सारा याद हो जाएगा। अभी तक जितना मैंने बताया कोई कंफ्यूजन किसी को? तो इंटरेक्टिव मोड में बस आपको एक लाइन का कोड लिखना है और जैसे ही इंटर करोगे वो अपने आप रन करके आपका आउटपुट शो कर देगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब मेरे को छोटे छोटे कुछ प्रोग्राम्स बनाने हैं पाइथन में। मेरे को दो नंबर को ऐड करने का छोटा सा प्रोग्राम बनाना है। तो अब मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया ए और ए में मैंने 10 स्टोर कर लिया। अब इस वेरिएबल का अगर मैं टाइप पता करूंगा तो क्या आएगा, इंटीजर, होल नंबर है ना। और मैंने बी में 20.5 स्टोर कर लिया। अब इसका टाइप क्या आएगा, फ्लोट आएगा। अब मेरे को इन दोनों नंबर को ऐड करना है। तो अब मैंने क्या किया, एक थर्ड वेरिएबल लिया और ए प्लस बी कर दिया। अब अगर मैं प्रिंट के अंदर सी को डिस्प्ले करूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा, 30.5। दोनों ऐड हो चुका होगा ना। तो कितना आसान है पाइथन में दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना। ये देखो प्रिंट के अंदर जब मैंने सी दिया तो दोनों नंबर को ऐड करके इसने डिस्प्ले कर दिया। नोट कर लो। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना के आप लोग को आज प्रैक्टिस करना है। सिंटेक्स मेन समझना है आपको कि कैसे कैसे सिंटेक्स आपको यूज करना है। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब मैं चाहता हूँ कि इन्हीं दोनों नंबर को मैं ऐड भी करूँ, सब्ट्रैक्ट भी करूँ, मल्टीप्लाई भी करूँ और डिवाइड भी करूँ। एक सिंपल सा छोटा सा कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है ना। अब मैं चाहता हूँ कि जो रिजल्ट आया ना इसके साथ साथ वो लिखा भी आए कि ये रिजल्ट किसका है, एडिशन का है। तो अब मैं क्या करूंगा ना, प्रिंट के अंदर
एक मैसेज पास कर दूंगा ऐड। अब जब मैं रन करूंगा ना तो आउटपुट में क्या आएगा, ऐड इक्वल टू 30.5। तो देख के कोई भी समझ जाएगा कि ये जो रिजल्ट है वो किसका है, एडिशन का है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये मैसेज है और ये वेरिएबल है। तो मैसेज और वेरिएबल दोनों को कंबाइन करने के लिए बीच में आपको कॉमा लगाना है। अगर मैसेज और वेरिएबल के कंबाइन करने के लिए बीच में अगर आप कॉमा लगाना भूल गए तो सिंटेक्स एरर। आ रही बात में, लिख लो। हाँ हाँ, वो तो बस मैंने दिखाया वन बाई वन। इतना समझ में आया सबको? तो यही सिंटेक्स आपको याद रखना है थोड़ा। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सबने? किसी को कोई कंफ्यूजन हो अभी तक तो पूछ लेना। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आज प्रैक्टिस करके आप लोग को आना है ना। और देखो, अभी मैंने बताया कि अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगाना अगर मैं भूल जाता, है ना, मैंने कॉमा लगाना भूल गया, अब जब मैं रन करूंगा तो सिंटेक्स एरर आ जाएगा और बताएगा कि आपने क्या गलती कर दी। ये देखो, सीधे सीधे बता रहा है सिंटेक्स एरर, और बता रहा है कि आप कॉमा लगाना भूल गए, बता रहा है। तो प्रॉपर वो बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि कहाँ पे आपने गलती किया है और आप कॉमा लगाना भूल गए। तो यही सब सिंटेक्स आपको समझना है कि कहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, कहाँ पे डबल कोट लगाना है, यही सब चीजें समझनी है। कोई भी जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो तो उसके अपने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, है ना। जैसे आप लोगों ने ट्रांसलेशन बनाना सीखा होगा, तो सबके अपने अलग अलग रूल्स रेगुलेशन होते हैं। प्रेजेंट टेंस का अपना अलग रूल होता है, पास्ट टेंस का अलग होता है और फ्यूचर का अलग होता है। तो सबके अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो हमें फॉलो करना होता है। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी 12:30, 12:30। तो वैसे ही हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करना है। नहीं करोगे तो ऐसे ऐसे सिंटेक्स एरर आएंगे। इतना समझ में आया? अब मैं चाहता हूँ कि ये जो दो नंबर मैंने लिया था ना, इन दोनों नंबर को मैंने ऐड कर दिया। अब सब्सट्रैक्ट भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। तो करें। अब मैंने सी इक्वल टू ए माइनस बी कर दिया। तो अब सी के अंदर सब्सट्रैक्ट हो चुका होगा और प्रिंट करके अब मैं इसको डिस्प्ले कर दूं। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, सब्सट्रैक्ट। तो अब उन्हीं दोनों नंबर को उसने सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो अब 10 में जब 20.5 सब्सट्रैक्ट करोगे तो निगेटिव वैल्यू आएगी ना। अब मैं चाहता हूं कि दोनों नंबर को मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं। तो मल्टीप्लाई के लिए इसमें स्ट्रिक लगाते हैं। अब दोनों नंबर को इसने क्या किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो सिंटेक्स आप लोगों को क्लियर हो रहा है कैसे कैसे करना है। और फिर मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया। तो डिवाइड के लिए स्लैश लगाते हैं। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना लिया। तो दो नंबर को ऐड कर रहा है, सब्सट्रैक्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। नोट कर लो, ये वाला लाइन मत लिखना, ये सिंटेक्स एरर वाला ना, यहाँ से नोट करना। तो ऐसे ऐसे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है ना। कोई भी आप दो अलग अलग वेरिएबल लेना और दोनों में अलग अलग वैल्यू स्टोर कर लेना और दोनों नंबर को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, है ना। तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो सिंटेक्स आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे सिंटेक्स कैसे कैसे आपको लिखना है। आ रही बात समझ में? छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाना समझ में आ गया पाइथन में कितने कैसे बनाना है? तो बहुत ही ईजी है।
यहाँ तक सबका हो गया? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, पीछे सबको समझ में आ रहा है? हाँ, क्या चीज? तो फिर सिंटेक्स एरर आएगा, उसको सही नहीं कर पाओगे, फिर से लिखना पड़ेगा। हाँ, इसमें सही नहीं कर सकते, अगर कोई लाइन गलती कर दिए तो फिर से लिखना पड़ेगा, इसमें सही नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ, वो एरर आएगा, लेकिन नेक्स्ट लाइन में फिर तो नहीं आएगा ना। हाँ, वो सब आप उसमें कर सकते हो, स्क्रिप्ट और आइडल में जब आगे बताऊंगा, ठीक है? इतना हो गया। अब अभी मैंने बताया, अब अगर मैं ए का अगर मैं टाइप पता करूंगा तो क्या आएगा, और बी का टाइप पता करूंगा तो क्या आएगा, और अभी मैं सी का अगर टाइप पता करूंगा तो क्या आएगा, फ्लोट ही है। नोट कर लो, इतना समझ में आ रहा है? नोट कर लो। तो अब आपको प्रिंट और टाइप दोनों फंक्शन का यूज समझ में आ गया। तो ये दोनों फंक्शन आपको याद रखना है कि जो प्रिंट फंक्शन है वो मैसेज डिस्प्ले के लिए यूज होगा, और जो टाइप फंक्शन है वो किसी भी वेरिएबल का क्या करेगा, टाइप बताएगा। नोट डाउन कर लो इतना। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया कि पाइथन में छोटे छोटे प्रोग्राम्स कैसे बनाने हैं। तो ये सब आप लोग करके देख लोगे आज। तो अभी इसी को आगे कल कंटिन्यू करेंगे। अभी इंटरेक्टिव मोड भी अभी चलेगा, कल भी है ना। तो कल और भी मैं इसमें और भी चीजें बताऊंगा कि कैसे कैसे इसमें काम करना है। और इंटरेक्टिव मोड से बाहर निकलने के लिए लिख लेना, एग्जिट नाम का फंक्शन आपको यूज करना होगा। तो जैसे ही आप एग्जिट फंक्शन लिखोगे आप इंटरेक्टिव मोड से बाहर आ जाओगे। लिख लो। तो इंटरेक्टिव मोड से बाहर आने के लिए आपको एग्जिट नाम का फंक्शन यूज करना होगा, और उसके बाद जैसे ही एग्जिट लिख के इंटर करोगे तुरंत वापस आप सीएमडी में आ जाओगे, जहां से आप इंटर किए थे, सीएमडी में गए थे ना। और सीएमडी से भी बाहर आने के लिए अगेन आपको एग्जिट लिखना है। तो आपको इंटरेक्टिव मोड कैसे ओपन करना है, कैसे क्लोज करना है, सबको क्लियर हुआ? नोट कर लो। नहीं, इंटरेक्टिव मोड में जितना भी आप काम करोगे वो कहीं सेव नहीं होता, ये बस प्रैक्टिस करने के लिए है। अगर आपको सेव करना है तो उसके लिए स्क्रिप्ट या आइडल यूज करेंगे, आगे बताऊंगा। ये अभी स्टार्टिंग में तो हमें सेव करना नहीं, हमें तो बस प्रैक्टिस करना है। पहले हमें स्टार्टिंग में सिंटेक्स देखना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए पहले हम इंटरेक्टिव मोड में काम करते हैं, और जब हमें प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है फिर हम प्रोग्राम बनाना आइडल में और स्क्रिप्ट में सीखेंगे। नहीं, नहीं, बस इतना आज आप लोग को करना है। तो कल जो जो डाउट्स होगा आप लोग पूछना, फिर हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलो कल मिलते हैं।